अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कौन कहता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है? खित्ते बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली ख़रीद कर इस्तेमाल करने वाला मुल्क गरीब कैसे हो सकता है? ये कैसा गरीब मुल्क है कि जिन IPP से बिजली ख़रीदता है उन्हें पैसे भी पूरे अदा करता है, चाहे बिजली इस्तेमाल करे या ना करे। ये कैसा गरीब मुल्क है जिसके पास 22,000 मेगावाट बिजली का निज़ाम तो मौजूद है और वो लगभग 45,000 मेगावाट बिजली ख़रीद रहा है। यानी अपने बर्तन में उतनी चीज़ ख़रीद कर रखने की जगह नहीं, लेकिन मुल्क की अमीरी इतनी है कि हम ख़रीद रहे हैं। ये कैसा गरीब मुल्क है जहाँ लगभग 7 IPPs ऐसे हैं जिन्होंने एक भी यूनिट पैदा नहीं किया, लेकिन उन्हें अरबों रुपए की पेमेंट इज्जत से और बर वक्त अदा की जाती है। ये कैसा गरीब मुल्क है जिसमें बिजली डॉलरों के हिसाब से ख़रीदी जाती है और डॉलर की कीमत बढ़ने की सूरत में पेमेंट के जो सिफर होते हैं इसको खुशी खुशी बढ़ा दिया जाता है। ये कैसा गरीब मुल्क है जिसमें इस महंगी बिजली के बाद शर्मनाक मुआहदों में तो यहाँ तक ऐसी शिकें डाली गई हैं कि उन्हें पाकिस्तानी अदालतों में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। IPPs के साथ नाजरीन, इन मुआहदों का सिलसिला 1994 में शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था जिसमें 35 कंपनियों के साथ बिजली खरीदने के मुआहदे किए गए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में 48 कंपनियों के साथ मुआहदे हुए। फिर मुस्लिम लीग नून ने 2013 से 2018 के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा 130 बिजली बनाने वाली कंपनियों के साथ एग्रीमेंट्स किए। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने भी पूरा हिस्सा डाला, वो भी किसी से पीछे नहीं रहे और अपने दौरे हुकूमत में 30 कंपनियों के साथ बिजली बनाने के तवील मुद्दत के मुआहदे किए। कुछ कंपनीज के साथ तो 2057 तक के मुआहदे किए गए, यानी आइंदा 33 साल तक इन कंपनियों से आवाम की, हम सब की जान छूटने वाली नहीं है। बिजली बनाएं या ना बनाएं, लेकिन अदायगियां हमें करनी हैं। वजारत तवानाई ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि गुज़श्ता 10 सालों में कैपेसिटी पेमेंट की मद में IPPs को 8,344 अरब रुपए की अदायगी की गई है, जबकि इस साल 2,010 अरब रुपए अदा करने हैं। ज़रा सोचें कि पाकिस्तान की बिजली के मुआहदों की इस तारीख का वो कौन सा किरदार है जो अभी तक सामने नहीं आया है। आप महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज भी देखते हैं, तनकीद भी सुनते हैं, लेकिन वो किरदार हमारे सामने नहीं आता। ज़्यादती की निशानदही करते भी बड़े लोग नज़र आते हैं, लेकिन ऐसे मुआहदे करने वाले जो किरदार हैं उनको सामने क्यों नहीं लाया जाता? कभी IMF तो कभी वर्ल्ड बैंक पर डालकर बिजली महंगी से महंगी करते जा रहे हैं। जिन हुक्मरानों ने कौम के साथ ये जुल्म किया वो कौन है? वो कौन है? बिजली के मसले को समझने की बजाय आसान और निहायत मुनाफा बख्श उन्होंने बना डाला। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी IPPs उन्होंने लगवाए, जो दावत खास थी कि आओ मिलकर इस मुल्क को, इस कौम को लूटते हैं। वो कौन है जिन्होंने अपने अरबों रुपए के कमीशन के लिए थोड़ी बददियानती की, लेकिन अवाम के खरबों रुपयों का नुकसान किया? वो कौन है जो कैपेसिटी पेमेंट के जालिमाना मुआहदे करते हुए उन्हें यकीन था कि कभी उनसे पूछा नहीं जाएगा और वो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि वाकई आज तक उनसे कभी नहीं पूछा गया? वो कौन है जिन्हें पता था कि हमारे करप्शन पकड़ने वाले इदारे NRO देकर जान बख्शी कर देते हैं? वो कौन है जिनके खिलाफ अब एहतजाज तो हो रहा है, आज भी हो रहा है, लेकिन अभी भी मासूम कौम को उनके नाम नहीं बताए जा रहे? वो कौन है जो ऐसे फैसले करके भी एहतसाब के दायरे से आज भी बाहर हैं? पाकिस्तान में IPPs के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया दिया है। वो रोजाना पाकिस्तान की मीडिया स्क्रीन पर आते हैं और इन जालिमाना मुआहदों को बेनकाब कर रहे हैं। इन IPPs के बेनिफिशरीज के बारे में सिर्फ इतनी कहानी सामने हमारे आती है कि वो 40 खानदान हैं जो अब तक अरबों डॉलर लूट चुके हैं, लेकिन अभी भी सॉवरेन गारंटीज के नाम पर मुल्क को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसी सारे मुद्दे पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वजीर, पैट्रन इन चीफ एप्टमा, गौहर एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब, आपने वक्त दिया।
हम पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से तो आपको मुसलसल देख रहे हैं जिस तरीके से आप ये बड़ा अहम मामला, एक आम बंदे का मामला है, लोगों के घरों के जो बजट्स हैं वो डिस्टर्ब होकर रह गए हैं। अगर किसी के घर का 100 रुपये बजट है तो उसमें से आप यकीन करें 60 से 70 रुपये बिजली का बिल आज जो है ना वो लेके जा रहा है। बाकी आप सोचें महीने का गुजारा कैसे होता होगा। तो ये खुला राज है कि हम दुनिया भर में महंगी बिजली खरीद रहे हैं। आप दूसरी तरफ देखें, भारत है, ईरान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ बिजली की औसत कीमत पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 17 रुपये बनती है, ठीक है। और जो हम यहाँ पर 65 से 70 रुपये फी यूनिट में ख़रीद रहे हैं कि समझ नहीं आती कि इतनी ज़्यादती हम लोगों के साथ क्यों हो रही है। गौर साहब, हम इन मुआहदों पर नज़रसानी की भी बात करते हैं लेकिन फिर हमारे मुँह चुप करवा दिए जाते हैं ये कह के कि इन तमाम मुआहदों में इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, सॉवरेन गारंटीज़ हैं, रियासत पाकिस्तान ने इन तमाम मुआहदों की इसमें ज़मानत है, इन मुआहदों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान ने ली है। तो गौहर साहब, फिर इसका हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं आज आपके शो में इस ईमान के साथ आया हूँ कि अगर कोई सवालात जैसे रोज़ उठते हैं मैं उनका जवाब दे सकूँ आपके इस प्रोग्राम के थ्रू पूरी कौम के सामने। पहली बात तो ये कि ये जो बार बार हमें कहते हैं कि ये सॉवरेन गारंटी है और ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इनको हम बिल्कुल नहीं देख सकते। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जी चाइना के इन्वेस्टमेंट्स हैं और हमें मालूम है कि चाइना हमारा दोस्त है और हमने चाइना जो है वो उसने मदद की है CPEC में हमारे साथ। तीसरी बात हमें बताते हैं कि जनाब अगर हमने जो है वो इन एग्रीमेंट्स को खोला तो ये इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मुल्क में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। ये 3 बातें बार बार हर जगह मुझे, चौथी बार मेरे बारे में भी कहते हैं कि गौर साहब जो है, कोई कहता है मैं PDM की गवर्नमेंट में था 16 महीने, कोई कहता है कि जो है गौर साहब उसके बाद केयर टेकर कैबिनेट में थे और उसमें क्यों नहीं ये सवाल उठाया और उस वक्त क्यों नहीं इस तरीके से शोर मचाया। ठीक है, मैं इन सारी बातों का जवाब जो है वो आज आपके प्रोग्राम में देना चाहता हूँ। पहली बात, कोई भी मुआहदा जब होता है वो मुआहदा इस बात पे होता है कि दोनों पार्टियां जो है वो ईमानदारी से और जो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स हैं उसको ऑनर करेंगी और वो जो ईमानदारी से जो है मुआहदा हुआ है या एग्रीमेंट हुआ है दोनों पार्टीज़ में, इस केस में गवर्नमेंट थी और इस केस में IPP ओनर्स थे, कि वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये मामला मैंने बताता चलूँ कि 2018 में इसको उठाया था जी, बहुत ज़ोर से, और उसकी जो उठाया था उसकी बेसिस 2016 के एग्रीमेंट्स थे और यही बातें थी। उस वक्त 300 अरब की ये कैपेसिटी पेमेंट थी। उसके ऊपर कमेटी बनी 2018 में, मैंने बहुत इसके ऊपर जो है वो प्रोग्राम्स किए। अगर आप चले जाएं तो आपको नज़र आ जाएगा कि मैं IPP के ऊपर कितनी बात करता रहा हूँ कि मुल्क जो है, हम ये किसी सूरत में ये मुआहदे नहीं लेके चल सकते कि आप कहें कि बिजली बनाए ना बनाए आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे। उन्होंने इसके ऊपर कमेटी बनाई, कमेटी बना के हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत वक्त ने जो है, मोहम्मद अली हमारे जो है वो एनर्जी एक्सपर्ट थे, उनको इस कमीशन का इंचार्ज बनाया। उन्होंने तमाम रिपोर्टें जो आपको मैंने रिपोर्ट भेजी भी, मोहम्मद अली साहब की 296 पेज की रिपोर्ट है, उसमें साफ बता दिया कि लोगों ने जो है वो 50 अरब रुपए लगाए और 200 अरब से ज़्यादा का प्रॉफिट ले जा चुके हैं। ना उनका फ्यूल एफिशिएंसी सही है, ना उनके हीट रेट सही हैं, किसी भी चीज़ में उनकी जो उन्होंने माहदे किए हुए हैं वो किसी सूरत में जो चला रहे हैं उनमें भी वो माहदे जो है वो हिसाब से नहीं काम कर रहे, क्योंकि सामने हुकूमत है, हुकूमत की जो है सिस्टम कमज़ोर है और वो कंटिन्यूसली माहदों के अलावा 17% जो डॉलर रिटर्न है वो तो 50% रिटर्न है ही, उसके अलावा तेल क्या, कोयला क्या, गैस क्या, हर चीज़ में जो है उन्होंने उसके अलावा जो है कि जिस तरीके से उस रिपोर्ट में जो है वो देखा हुआ है कि आप देखती जाएं वो रिपोर्ट तो उसमें पता चलेगा कि उन्होंने एक जगह कलम लिखी है कि 596 बिलियन 59,600 करोड़ रुपए की खाली एक मद में उन्होंने चोरी पकड़ के दिया कि जो रिटर्न्स लेते रहे हैं वो रिटर्न्स 596 बिलियन उस दिन तक 59,000। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सेटलमेंट हो गई और कहा कि नहीं, हम फोरेंसिक ऑडिट ना हो सका और इस कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म ना किया गया और 148 प्राइस आपने फिक्स की और उस पर आप ये मामला चलाते रहे।
एक 148 फिक्स हुई कि जनाब डॉलर जो है मैं नहीं लेंगे, 148 रुपये में डॉलर को सेटल कर लें, और दूसरा जो 17% का प्रॉफिट था वो 12% पे सेटल हुआ। ठीक है, ये 60 रुपये के डॉलर से कारखाने लगे थे, ये हो गया। लेकिन फोरेंसिक ऑडिट हो जाता उस दिन, तो उस दिन हम इससे जान छूट जाती इन एग्रीमेंट से, और ये बात सामने आ जाती कि हमने जितनी बिजली लेनी है हम उतने ही पैसे देंगे। अब उन तमाम कारखानों को अगर आप रिपोर्ट देख लें, 106 कारखाने हैं, आज भी उनमें से 60 कारखाने बिजली भी नहीं बना रहे, और उनको हम 5-5, 6-6 अरब 500 करोड़ रुपए 600 करोड़ रुपए साल का दे रहे हैं बंद कारखानों को, जो कि मेरे ख्याल में वो इंजन शायद चल भी नहीं सकते, ऐसे इंजन हैं। आप ये बात कर रहे हैं ना कि उस वक्त अगर फोरेंसिक ऑडिट हो जाता, जब 2018 की आप बात करें, तो मजीद 7 साल आपको कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अरबों रुपए ना देने पड़ते। लेकिन आज भी अवैस लगारी साहब एक प्रोग्राम में बैठे हुए, मैं बता रहा हूँ उसका मैं अमाउंट कितना बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग सवाल पूछ रहे हैं तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि आवाम ये सवाल पूछ रही थी क्यों नहीं सवाल उठा, तो मैंने कहा ये उस वक्त उठा और ये एक कमेटी ख़त्म हुई, और उस वक्त उन्होंने बड़ी समझदारी से इन्हीं IPPs वालों से इसको क्लोज करा लिया कि उनके ऊपर इल्ज़ाम ना लगे, क्रिमिनलिटी ना आए, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज ना हो। तो मेरी एक ही डिमांड है आज भी, फोरेंसिक ऑडिट जो उस वक्त 2010 से नेपरा कह रहा है, पूरी की पूरी उस वक्त एक ही डिमांड थी सबकी कि फोरेंसिक ऑडिट करा लो इनका, कि ये वाकई क्या सही कीमत पे लगे हुए, क्या ये वाकई इन्होंने इक्विटी लगाई है, क्योंकि इन्होंने इक्विटी भी नहीं लगाई हुई। ये मायदा तो तब होता है जब दो लोग एक कारोबार करें और बोले कि मैंने पैसे, जो इन्होंने इक्विटी लगाई वो भी नहीं लगाई हुई। तीसरी चीज़, उसके अंदर जो जिस तरीके से वो चलाए गए हैं, चाहे वो तेल है, चाहे वो कोयला है, चाहे और किस्म के रॉ मटेरियल, उसके अंदर भी जो है हर जगह पे रिपोर्ट के अंदर मौजूद है किस तरीके से पैसे जो है इन्होंने कमाए हैं आवाम के जो है को चार्ज करके ना। ये सब कुछ तो हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे मैं ले जा रहा हूँ कि जब हम इन एग्रीमेंट्स को फोरेंसिक ऑडिट कराएंगे, ये रिपोर्ट सामने मौजूद है और हमारे सामने आ जाएगा फोरेंसिक ऑडिट में कि क्या ये एग्रीमेंट हम पे लागू हैं या नहीं है। ये मेरा पॉइंट है। इन जो है वो सॉवरन गारंटी बिल्कुल हमने दी है, सॉवरन गारंटी ऑनर होनी चाहिए, लेकिन जिसके साथ दी है उसको ईमानदारी से क्या उसने काम किया, और अगर काम नहीं किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स किसी जगह स्टैंड नहीं करते, ना हमारी सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड करेंगे, ना ये किसी इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि करप्ट प्रैक्टिसेस मालाफाइडी किसी भी जगह पे स्टैंड कर ही नहीं सकती। सही। तो इसीलिए हमने फैसला किया कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कहेंगे कि जनाब ये पूरी डिटेल्स हैं, वो उसकी 296 पेज की भी डिटेल मौजूद है, ये इसके बाद भी इनको प्रॉफिट्स जो हैं वो सामने हैं, कैपेसिटी पेमेंट सामने, हैरान हो जाएंगे बिजली हम कितने में खरीद रहे हैं। हाँ। एक सेकंड, हम बिजली कितने में खरीद रहे हैं बंद कारखाने से? 750 रुपये यूनिट में। हमारा बिल आप तो 60 रुपये यूनिट पे हम चीखे मार रहे हैं ना। हाँ। वहाँ पे हुकूमत को देखें कि हुकूमत 750 रुपये यूनिट में कारखाने से ख़रीद रही है, 300 में ख़रीद रही है, 200 में ख़रीद रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो हमने ख़रीदना है, चाहे वो चले ना चले। 4% एफिशिएंसी चल रही है। अच्छा, 3 प्लांट तो ऐसे हैं जो कि 24 अरब रुपए दे रहे हैं। 24 अरब का मतलब है 2400 करोड़ रुपए 3 प्लांटों को जो हम दे रहे हैं, उसने 0% एनर्जी बनाई है। ऐसे कुछ प्लांट हैं जिन्होंने 20 साल से बिजली नहीं बनाई, उनको भी दे रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कौम की अमानत है, ये मेरा मामला नहीं है। आप मुझे एप्टमा कह रहे हैं, मैं बिल्कुल अब एप्टमा का चीफ से भी मैंने रिटायरमेंट ले लिया, मैंने रिजाइन कर दिया। मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि इसमें बहुत सारे एप्टमा के भी स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, तो मैंने एप्टमा से भी रिजाइन कर दिया एज पेट्रन चीफ। आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं सामने लेके आते? इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास, एक नंबर है आपके पास। इंतजार करें, ये आप इंतजार करें, ये आपको नाम भी सामने आ जाएंगे। तो सारे 40 नाम मैंने इसीलिए कहा, मेरे पास जिम्मेदारी है, मैंने एप्टमा के आज पेट्रन भी रिजाइन, मैंने एप्टमा से बिल्कुल अपना वास्ता जो है वो आज के दिन मैं अनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एप्टमा के मेंबर्स भी मौजूद हैं और मेरा फ़र्ज़ है कि अगर मैंने ये आवाज़ कौम के लिए उठाई है तो मैं कौम के लिए जो आवाज़ उठाऊं उसके पास, मेरे पास ये कौम की अमानत है, मेरे पास जो कुछ था मैंने कौम के सामने हाजिर कर दिया। और मुझे इसमें सिर्फ एक चीज़ पे मुझे सुकून है, और वो सुकून ये है कि ये मामला आज इन 40 लोगों के सामने शायद कोई उठा ना सकता। ये 2018 में भी अल्लाह ने मुझे
जो है वो हिम्मत दी और 2024 में भी हिम्मत दी। अब ये सवाल पूछते हैं एक और कि मिनिस्टर थे क्यों नहीं उठा। मेरी जिम्मेदारी कॉमर्स और इंडस्ट्री थी, मैंने कॉमर्स और इंडस्ट्री के जिम्मेदारी के तौर पे उस वक्त उठा के दिया कि 240 अरब 24,000 करोड़ रुपए आप इंडस्ट्री से सब्सिडाइज दिलवा रहे हो। उसको मैं कैबिनेट भी ले गया, मैंने कहा सनतें नहीं चल सकती इन कीमतों पे, कोई सनत नहीं चल सकती। आप कैसे कह सकते हो कि सनतें जो है 16 सेंट पे, जब हर तरफ 6 सेंट का रेट है, 7 सेंट का रेट है, 8 सेंट का सनतें चले, नहीं चल सकती सनतें। अब आप एक और हैरान होंगे, सनतें कैप्टिव पावर प्लांट पे चलती थी, ये भी एक सवाल उठाया गया। ठीक है, कैप्टिव पावर प्लांट पे क्यों चलती थी? हुकूमत का नेपरा आज जो जून के महीने का है 10 रुपये 67 पैसे, 10 रुपये 67 पैसे का उसका फ्यूल है। हमारे पास न्यूक्लियर भी है अल्हम्दुलिल्लाह जो 83% पे चल रहे हैं, हमारे पास विंड भी है, हमारे पास सोलर भी है, हमारे पास लोकल कोल भी है, हमारे पास नेचुरल गैस भी है। हमारी रॉ मटेरियल, आप हैरान होंगी क्या है, टोटल सिर्फ 10 रुपये 67 पैसे का, पूरी दुनिया की एवरेज के हिसाब से। और 10 रुपये 67 पैसे पे इसकी बनवाई, अगर सही तरीके से ये प्लांट चले तो इसकी बनवाई 8 रुपये होती है। सही, तो जो आप कह रही हैं कि दुनिया में 22-23 रुपए का रेट है, तो यहाँ पे भी 18 रुपए 67 पैसे, 3 से 4 रुपए ट्रांसमिशन लॉसेज हैं। ये हमारे यहाँ भी 24-25 रुपए होनी चाहिए, हो सकता है। अब अगर जिन 40 लोगों की आप और बात हमने उसके पैसे आवाम से लेने हैं, तो फिर जो है वो आवाम आज, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि मैंने यह बात आवाम के सामने, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है, मैंने इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक बना दिया जिसको मैं चेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी मुल्क में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज गलत हैं जिसकी वजह से मेरा मुल्क रुका हुआ है, आपका मुल्क रुका हुआ है, हमारा मुल्क रुका हुआ है। अच्छा, जिन 40 खानदानों की आप बात कर रहे हैं गौरव जाट साहब, मैंने ये पॉइंट दिया, मैं इसके बाद अगला लाऊंगा। जी जी, एनर्जी को मैं, क्योंकि एनर्जी बैकबोन है, एनर्जी नहीं होगी तो सनत ही नहीं चलेगी, जॉब क्रिएट नहीं होंगे। आप कैसे पैसे देंगे जब जॉब नहीं क्रिएट होंगे? 60 रुपए कैसे देने हमने? आपका जो चैनल चल रहा है वो एडवर्टाइजमेंट पे चल रहा है प्राइवेट सेक्टर की, इन 40 अगर वो खानदानों चलेंगे में नहीं तो कैसे चलेगा? इन 40 लोगों में जिनका आप निशानदेही कर रहे हैं और बकौल आपके आप बहुत जल्द नाम भी आवाम के सामने लेकर आएंगे, इनमें सियासतदान भी शामिल हैं? उसमें आप आई डिडंट हियर यू। जिन 40 खानदानों की, जिन 40 लोगों की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप उनके नाम भी सामने लेकर आएंगे, क्या उनमें सियासतदान भी शामिल है? सियासतदान भी शामिल है, उनका ग्रुप वाइज आपके पास प्रॉफिट भी आ जाए, उनके ग्रुप वाइज जो कैपेसिटी ले रहे हैं, जिनके, क्योंकि लोगों को पता नहीं, किसी के 7 प्लांट है, किसी के 8 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 5। तो मैंने इसीलिए कहा है कि मैंने जो है कोई सवाल ना उठाए। आपने कहा पैट्रन इन चीफ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने 1 जुलाई को जिस दिन पहली ट्वीट की रिज़ाइन कर दिया। और मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ कि ये मामला पाकिस्तान की बका का है, पाकिस्तान की सालमियत का है। अगर 60 रुपए ना डोमेस्टिक कंज्यूमर दे सकते हैं, और एक और मसला है, ये जुलाई में 7 रुपए 13 पैसे और बढ़ रहा है। जी, अगस्त में आप बिल देखिएगा, आवाम की कैसे चीखें निकलेंगी। जून का जो बिल है, ये जून का बिल काफी नहीं है, ये 7 रुपए 13 पैसे और इंक्रीज आ रही है आपकी जुलाई जो इस वक्त कंज्यूम कर रहे हैं, ये बिल आने वाले हैं। आप सही कह रहे हैं। तो मैं तो ये देख रहा हूँ, ये 700 अरब रुपए और आवाम की तरफ जा रहा है, 700 अरब रुपए। अच्छा गौहर साहब, हम बार बार कैपेसिटी पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सिंपल कह रहा हूं कि ये मिसमैनेजमेंट है, एक उज़र दिया जाता है। अगली बात बताऊं कि किसी ने हमारी मदद नहीं करनी। अगर हम देख रहे हैं ना कि चाइना हमारे को कर्ज, हमारा बहुत प्यारा दोस्त है, उसने हमें कारखाने दे दिए, अब चलाए ना हम, तो उनका क्या कसूर है? चाइनीज का कोई कसूर नहीं है। सही, कारखाने 15% पे हैं, आपने कारखाने आपने खुद शुरू किया प्रोग्राम। हमारी कंजम्पशन ट्रांसमिशन लाइनें 22-23 हज़ार की हैं, 43,000 मेगावाट के कारखाने लगा दिए हैं। उसके बाद क्या है कि हमारे पास साउथ से नॉर्थ का जो है ट्रांसमिशन सिस्टम ही नहीं है। अच्छा गौहर साहब, एक बात बताएं, क्या है सवाल, आपके पास जो कारखाने आप नेचुरल गैस के बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने LNG के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, आपने वो भी टेक और पे पे किया हुआ है। गौहर साहब, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, गौहर साहब मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि बार बार जब हम कैपेसिटी पेमेंट्स की बात करते हैं, हमें ये उज़र दिया जाता है कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में जो सारी रकम अरबों की अदायगियाँ होती हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल या चलाने वाले की जेब में नहीं जाती, वो जो उस कंपनी को चलाने के लिए जो कर्जा लिया होता है उसको अदा करना है, फिर सूद जो आपने पे करना है, फिर उसको उसकी मद में आपने पेमेंट करनी है। तो ये जो सारी पेमेंट है, ये ज़ाहिर कैपेसिटी पेमेंट के जरिए ये सारी जो है ना पेमेंट्स होनी है, जो आपने कर्जा लिया है, जो आपके सूद की मद में यू हैव टू पे। तो ये सारी एक चलाने वाले की जेब में तो नहीं जाते पैसे, ये भी उज़र देते हैं। मैं आपको बड़ा आसान एक एग्जांपल दे देता हूँ जी। आप एक सीमेंट का कारखाना लगाते हैं जी,
और सीमेंट कहते हैं कि बाज़ार में 1300 रुपये की बोरी है, उस पर आपने कर्जा भी ले लिया, उसका सूद भी देना है, उसकी ऑपरेशन कॉस्ट भी है, फ्यूल कॉस्ट भी है, सब देने। अब वो 1300 रुपये की बोरी में आपका जो प्लांट चलता है, आपने ये फिजिबिलिटी बनाई थी कि मैं 1300 रुपये पे मैं वाइबल हूँ, मुझे प्रॉफिट भी होगा मेरी रिटर्न पे, मैंने 20% पैसे लगाए जैसे इन पावर प्लांट्स में लगाए। अब वो जो 1300 के बजाय आपने जो 100% माल बेचना था, उसके बजाय आपका 15% माल बिका, सिर्फ 15% माल। सही। तो अब आप कहें कि ऐसे करते हैं कि 1300 रुपये की बोरी का रेट कर देते हैं 8000 रुपये, क्योंकि आपका 15% है तो 6.6 टाइम इसको बढ़ा देते हैं रेट को, ठीक है। तो 1500 या 1300 की बोरी का रेट अब आपने 8000, कोई खरीदेगा 8000 रुपये की बोरी? कोई कौन? अब आप कहें मैं स्टेट हूँ तो मैं 8000 की बेचूंगा, मैं एवरेज में डाल दूंगा 8000 रुपये की, खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपके ऊपर चोरी का मुकदमा लगाऊंगा, मैं गिरफ्तार कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं स्टेट हूँ ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिल्कुल देने हैं, वो देने थे किस पे, 100%, 80%, 70% एफिशिएंसी पे, वो 15% पे चल रहे हैं। मेरा मुकदमा ही है। तो आप जब 15% पे चला रहे हैं मुकदमा, तो आपको इसका बिजनेस हल निकालना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि 8000 रुपये जो सीमेंट लेनी है किसी ने, वो भी नहीं लेगा 8000। ये मैं यही बोल रहा हूँ कि 60 रुपये में बिजली जिसने लेनी है वो सब सोलर लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो ये नहीं खरीदने को तैयार, वो 60 रुपये में कोई खरीदार ही नहीं है। जिसके पास 10 किलोवाट के पैसे हैं, 5 को घर पे छत पे सोलर लगा, ये अगले साल 6000 मेगावाट और कंजम्पशन टूट जानी है। जो इस साल 11000 मेगावाट हुई हुई है 43,000 के सामने एवरेज, वो और टूट जाएगी। तो क्या हम और महंगी कर देंगे बिजली? हम इस फॉर्मूले पे चले हुए। सही। ये नहीं है साहब, अभी एज अ बिजनेस इशू डील करना है, क्योंकि आपने बिजली का भी खर्चा देना है, सूद भी देना है, बट आपको यू नीड टू कम आउट कि इसको चलाना कैसे है। सही। इसको ये नहीं कह सकते कि इसका 1300 का 8000 रुपये बोरी का रेट कर दो और उसके बाद ये जो है लोगों को खरीदना पड़ेगी। गौर साहब, अभी कुछ जगहों से ये भी जो है ना वो कहा जा रहा है, या ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि जैसे जमात इस्लामी धरना दे के बैठी हुई कि आईपीपीएस को अदायगियां जो है वो आप रोक दें। आपको लगता है कि आईपीपीएस को अदायगियां रोकने से मसाइल बढ़ेंगे? ये कोई मसले का हल नहीं है कि कंपनीज को आप दें ना, तो जाहिर है फिर बिजली भी नहीं मिलेगी। क्या ये डिमांड ठीक है, दुरुस्त है कुछ लोगों की? मेरे हिसाब से देखिए, आपके पास बिजली 4 गुना है। अच्छा। 43,000 में। तो यहाँ पे अगर ये आईपीपीएस की पेमेंट्स का जो मसला है, हमें इनको फोरेंसिक ऑडिट कराना पड़ेगा, स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। फोरेंसिक ऑडिट कराने के बाद दूसरी चीज़ क्या है, इनको देखना पड़ेगा इस सारे के सारे। जब आप रिपोर्ट देखेंगे फ्यूल वाइज तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कोयला एक प्लांट जो है वो 60 रुपये यूनिट में बना रहा है, एक 25 रुपये में बना रहा है। हाँ। और एक्चुअल 15 रुपये यूनिट का है। ठीक है, तो 15 रुपये सारे बोलते हैं 15 रुपये से कोयला बनेगा। अब जब उसका प्लांट को देखते हैं तो वो तो 60 रुपये यूनिट कोयले के पैसे चार्ज कर रहा है, और उसके बाद कैपेसिटी पेमेंट क्योंकि वो चल 15% पे रहा है, वो 200 रुपये है, तो वो 260 रुपये की बिजली बन रही है। नहीं बन सकती, ये नहीं चल सकता। निज़ाम जो है वो, आपने नेचुरल गैस के कारखाने बंद किए हुए हैं। मैं देख रहा था 2% पे एक नेचुरल गैस का कारखाना चल रहा है, फील्ड की गैस है। क्यों? कि हमें LNG लगाने की ज़रूरत, चलाने की ज़रूरत है। तो आप क्या ये मशवरा देते हैं ऑडिट कहां से कराया जाए? LNG सप्लाई, गैस जो बाहर से खरीदी है वो सप्लाई, क्योंकि सिस्टम ही नहीं चल रहा, सब बंद होते जा रहे हैं। घर वाले भी जो है सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, दुकानदार सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, सनतें सोलर पे शिफ्ट हो रही हैं या बंद हो रही हैं। सही। सिस्टम नहीं चल रहा। आप कहें कि मैं इनको पैसे पास कर दूंगा, मैं इनको गिरफ्तार कर दूंगा, जो अदा नहीं कर गया, तो पाकिस्तान को हमें एज अ बिजनेस माइंड चलाने की ज़रूरत है। किसी ने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको किसी ने मदद नहीं करनी, और कोई यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, एग्जिस्टिंग भी नहीं चला सकता। ये 16 सेंट के ऊपर कोई नहीं चल सकती। सही। कोई कारोबार नहीं चल सकता क्या जिसके अंदर हमने 20% का सूद रखा हुआ है। ऑडिट कहाँ से कराया जाए? फोरेंसिक ऑडिट, द बेस्ट 3 फर्म्स इन द वर्ल्ड, वी मस्ट हायर देम। उसकी कॉस्ट मैंने कहा है, हमारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक है वो अदा करेगा, और उसके अंदर फोरेंसिक ऑडिट कराएं, उसके सामने आप रख लें। पाकिस्तान को कोई तकलीफ नहीं आएगी इन एग्रीमेंट से, मैं कह रहा हूँ। और हम चाइना की बात ही नहीं कर रहे। हमें चाइना के साथ जो एग्रीमेंट किया हमें ऑनर करना चाहिए। ये हमारा इंटरनल मसला है कि हमने किस कीमत पे बिजली देनी है, हमें किस कीमत पे बिजली चलानी है। ये हमारा इंटरनल, इसका कोई एक्सटर्नल इशू नहीं है। मैं कह रहा हूँ बाहर पैसे दें, क्यों नहीं देने? हमने सॉवरेन गारंटी दी है, इनको हल करें इन मसले को यहाँ पे डोमेस्टिक भी। हम बात कर रहे हैं एक शुगर मिल के सिस्टम की, कि वो शुगर मिल स्टीम से जो है वो जो बॉयलर उसमें लगा हुआ है, उसका जो बगास
जो निकलता है जिस वक्त उसके सीज़न में, उससे वो बिजली प्रोड्यूस करता है, उसका फार्मूला बनाए। वो 6 रुपये का बगास का रॉ मटेरियल है जो डोमेस्टिक है, और उसकी 10 रुपये की बिजली है, 16 रुपये या 17 में वो बिजली बेच रहे हैं। ये सारे चीनी वाले 10 या 12 हैं, ठीक है। मुझे उनके साथ कोई इशू नहीं है, 16-17 रुपये की बिजली दे रहे हैं, वो तो मेरे टारगेट पे हैं। और वो जितनी बिजली बेच रहे हैं सारे शुगर मिल वाले, उतनी बिजली के पैसे ले रहे हैं, उनको कोई कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं मिल रही। वो कैपेसिटी पेमेंट का जो हेड के नीचे उनको पैसे अदा कर रहे हैं, वो उनकी कॉस्ट एनालिसिस है कि रॉ मटेरियल और उनका कॉस्ट एनालिसिस के तहत कितने पैसे मिलने चाहिए, तो उनके 16 रुपये से ऊपर किसी के नहीं है। पर मैं यही तो कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में एक फार्मूला बन जाए कि जो बिजली बनाए उस बिजली के पैसे लें। सही। आप ये क्या बोल रहे हैं कि मुझे 16,000 करोड़ रुपए दे दो, मैंने कारखाना लगाया हुआ है, बंद है। मुझे 17,000 करोड़ रुपए दे दो, मैंने कारखाना लगाया हुआ है, बंद है। मुझे 12,000 करोड़ रुपए दे दो और ये आवाम से चार्ज कर लो। ठीक, मैं इस बात को लेके उठा हुआ हूँ। मेरा मसला 60 करोड़ नहीं है, प्लीज़। बिल्कुल ठीक है। मेरा मसला इस कि ये 300 रुपए वाली बिजली जो एवरेज सिस्टम में है, वो 300 रुपए वाली एवरेज सिस्टम आपको खा रही है। बिल्कुल सही। उसका वजह से कैपेसिटी चार्ज जो 8 रुपए का है 24 है, वो इनकी वजह से नहीं है। ये जो यहाँ पे बगास के निज़ाम है, ये 40 की लिस्ट में भी नहीं आते। ठीक है, एक आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन। आपको 60 करोड़ नजर आ रहे हैं, मुझे 17,000 करोड़ नजर आ रहे हैं एक आदमी का। ठीक है, एक नहीं ना, जिन लोगों के पास 17,000। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर सब लोग मिलकर करें, आप देखें ना कि सरकारी बिजली घरों की कैपेसिटी पेमेंट खत्म करें, क्योंकि 52% आईपीपीएस कंपनियां तो हुकूमत की मलकियत है ना। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ 60 करोड़ नहीं, अगर सब मिलकर करें तो जाहिर है बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है। एक आखिरी सवाल, जब से ये आपने मामला उठाया हुआ है, क्या हुकूमत से, हुकूमती हलकों से, वुज़रा से कोई आपकी बातचीत हुई इस सारे मसले को कि आए मिलकर बैठे हैं, हल निकालते हैं, सब मिलकर हल निकालते हैं? इस वक्त जो है हुकूमत डिनाइल में, और डिनाइल के स्टेज में वो ये समझ रहे हैं कि आवाम को हम ये जुलाई का जो बिल देंगे वो अगस्त में अदा हो जाएगा 7 रुपये एक्स्ट्रा से। मैं यही मेरी पहली थी ट्वीट जिस पे मैंने कहा था नेशन इज़ डेस्परेट। इस वक्त हम सब जो है वो डेस्परेट हो गए हैं, और मैं हुकूमत को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस मसले को ओन करें। सही। इस मसले को ओन करके इसका हल निकालें, इसको डिनाइल में ना जाएं। सही। कि जनाब ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हमने बिल्कुल ये हमारे जो है वो टेक एंड पे ही चलेगा। सही। हम किसी सूरत में जो है वो नहीं करना, हमने निज़ाम टेक एंड पे नहीं लाना, टेक और पे ही चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सही। हमें निज़ाम को ठीक करना है, और मैं यही कह रहा हूँ जितनी बिजली बेचे हैं उसके पैसे अदा करें। आप डबल रोटी तो खरीदते नहीं है कि जिससे सस्ती ना हो और अच्छी ना हो। यहाँ बिजली कह रहे हैं कि बिजली वाले से कह रहे हैं कि 100 आपने डबल रोटी 100 की खरीदी है और 10,000 रुपए दे दो कि उसके प्लांट में सिर्फ एक डबल रोटी बिकी है। करेंगी आप ऐसी डबल रोटी खरीदेंगी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। बहुत एज सिंपल एज दैट। जिससे जितनी आसान बात है, जो कारोबार कर रहा है वो कारोबारी लोग हैं जो माल बना। अच्छा, वो एक और बता दूं, अगर आप उनके सर पे डाल देंगे ना, वो अपनी एफिशिएंसियां भी ठीक कर देंगे। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो सब अपने सेफ जो है वो एवन में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है उनको पैसे तो मिल जाने, चाहे चले ना चले। बिल्कुल वो सब भागेंगे कि मैंने कैसे जो है अपनी डिमांड बढ़ानी है, ये कैसे ट्रांसमिशन आपने भी आवाज उठाई है, मैं कैसे बिजली सस्ती करूं कि लोग इसको कंज्यूम करें। आपने भी आवाज उठाई है ट्रांसमिशन बाकी शहरों में भी। ये जो 11,000 पे खड़े हैं, आप करके तो देखें, तो एक साल में जो है ये 30,000 पे पहुंचा देंगे कंजम्पशन। गौहर एजाज साहब, आपने भी आवाज उठाई है, अवाम को भी इंतजार है कि कब इन मुआहदों से जो जिनसे हमारी जान फंसी हुई है, महीनों का हमारा सारा जो बजट है वो इससे डिस्टर्ब हो जाता है। इन मुआहदों को रिव्यू करना चाहिए, बिल्कुल फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, एक्स्ट्रा पेमेंट्स नहीं होनी चाहिए। अवाम भी आपके साथ है, अवाम भी चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, सब कुछ खुलकर सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान में आम इंतखाबात को तकरीबन 6 माह हो गए हैं, लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी पर उठने वाले सवालात के जवाबात आज तक नहीं आए हैं। ना ही इलेक्शन कमीशन
इस बारे में कोई जवाब दे रहा है और बदतरीन धांधली के इल्ज़ामात के साथ हुकूमत चल रही है। मुल्क के अंदर और बाहर इलेक्शन के जो ऑब्जर्वेटर्स हैं ये आवाज़ें उठा रहे हैं। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट कर चुका है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस सब को हल्का ले रहा है। पाकिस्तानी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और इंसानी हुकूक की पामालियों पर पहले अमरीकी कांग्रेस की करारदाद आई कि इलेक्शन का ऑडिट होना चाहिए, फिर यही मसला अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने भी उठाया। अभी पिछले दिनों बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी इलेक्शन में होने वाली मुबैना बेज़ाब्तगियों की गूंज सुनी गई। इसी इजलास में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने PTI की मुश्किलात और इलेक्शन की सूरत हाल को इंटरनेशनल लेवल पर उठाने का मशवरा भी दिया। इजलास में जहां PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी और शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने अपनी जमात का मुकदमा पेश किया, वहीं पर इलेक्शन प्रोसेस पर गहरी नज़र रखने वाली गैर सरकारी तंजीम पतन डेवलपमेंट के सरबराह सरवर बारी ने भी अपनी फाइंडिंग्स पर ब्रीफिंग दी। पतन तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे इलेक्शन में ऐसी बेशुमार गलतियां हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शफाफियत पर सवालात इसलिए भी उठते हैं कि सरकारी इंतखाबी नताइज गैर मामूली ताख़ीर से जारी किए गए, फिर वेबसाइट्स पर बेशतर हलकों के फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 46 अपलोड किए गए। 265 हलकों के फॉर्म 47 की ऑडिट में 208 संगीन गलतियां पाई गई। इसी तरह नवाज शरीफ के हलका 130 में 3 पोलिंग स्टेशंस पर वोटर टर्नआउट हैरत अंगेज तौर पर 100% से ज़्यादा रहा, जबकि यहीं पर सूबाई सीटों पर टर्नआउट 30% से कम देखा गया। इसी तरह मरीम नवाज के हल्के PP 159 के फॉर्म 45 पर उम्मीदवारों के नाम हाथ से लिखे गए, हालांकि उम्मीदवारों के नाम तो प्रिंटेड होते हैं। तंजीम ने यह निशानदही भी की कि लाहौर के 21 हल्कों के फॉर्म 45 3 जुलाई तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से गायब थे, जो कि फौरी तौर पर वेबसाइट पर जारी होने चाहिए थे। अब मसला यहाँ यह है कि मकामी और इंटरनेशनल सतह से उठने वाली आवाज़ों को हुकूमती हल्के तहरीक इंसाफ की एक लॉबिंग का नतीजा करार देकर आंखें बंद किए बैठे हैं, जबकि इलेक्शन प्रोसेस पर नजर रखने वाली जो तंजीमें हैं उनका ये मानना है कि पाकिस्तान में इलेक्शन मटेरियल को सील करके इसका A to Z ऑडिट होना चाहिए ताकि इसमें टेम्परिंग ना हो सके। इलेक्शन में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर केसेस जो है वो ट्राइब्यूनल्स में चल रहे हैं और PTI की एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, जिससे तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें हैं। इसी पर मैं बात करूंगी पतन के सरबराह सरवर बारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया बारी साहब आपका। बारी साहब, जैसे कि पहले मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, 6 महीने हो गए हैं इलेक्शंस के प्रोसेस पर, आज भी सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन इसको, इन आवाज़ों को जो मुल्क के अंदर उठ रही हैं या बाहर से उठ रही हैं, इनको खातिर में नहीं ला रहा? देखिए, आपने काफ़ी जो तफसीलात बताई हैं और हमारी जो मुख्तलिफ ऑडिट रिपोर्ट्स आती रही हैं उनका आपने बहुत अच्छी तरह मुख्तसरन जायज़ा जो है पेश कर दिया है। बुनियादी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस खुले तरीके से एक जमात का साथ दिया और एक जमात को नॉकआउट कर दिया और एक्टिवली अभी तक लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बावजूद जो इलेक्शन कमीशन है वो रिलक्टेंट है कि जो PTI के लोग जीते हैं उनको मानने को तैयार नहीं है कि ये PTI के लोग हैं और उसको और उसके पीछे बुनियादी वजह हमारी नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे उसमें पाकिस्तान की एक भारी तादाद ने PTI को वोट दिया था। इसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भर की जो सिविल सोसाइटी है, जो इलेक्शन पर नज़र रखने वाले अदारे हैं, UN है, अमेरिका की कांग्रेस हो या बरतानिया की पार्लियामेंट हो, हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग हों या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के हों, तो एक इत्तेफाक पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर भी, चाहे अखबारात हों या मीडिया चैनल्स हों या यूट्यूबर्स हों, तो एक चीज़ पर इत्तेफाक है पाकिस्तान में कि इलेक्शंस जिस पार्टी को इक़्तिदार में आना चाहिए था उनका मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है और किसी और को दिया गया। अब कोशिश पूरी एस्टेब्लिशमेंट की और कोलिशन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की ये है कि जो मैंडेट चोरी किया गया है किसी तरह उसको बचा लिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुमकिन नहीं है और उसके लिए डिलेइंग टैक्टिक्स है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो जो इलेक्शन
सबसे पहले ये नवाज शरीफ साहब के हल्के के नताइज में आपकी तंजीम की फाइंडिंग्स क्या हैं और मरीम नवाज के हल्के की, ये अवाम ज़रूर जानना चाहते हैं, क्योंकि जिन हल्कों से ये जीते हैं उनके निचले हल्कों में टर्न आउट 30% था और इनके हल्कों में 100% से भी ज़्यादा जाहिर किया गया है। ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। जी, मैं पहले वो बात अपनी उसको ज़रा एंड कर लूँ, मैं फिर इसकी तरफ आता हूँ। तो बुनियादी कोशिश उनकी यही है कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो बने हैं और जो अदलिया है हमारी, वो कोई फैसला न दे ताकि उनकी हुकूमत चलती रहे। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का हल्के की बात है, NA 130 की, उसकी रिपोर्ट हम इंशाल्लाह कल या परसों जारी कर देंगे। लेकिन उसकी जो बुनियादी बात ये है जो आपने इशारा किया है कि गालिबन ये पूरे पाकिस्तान में वाहद कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर कौमी असम्बली का जो टर्न आउट है और जो सूबाई असम्बली का टर्न आउट है मजमूई तौर पर 11% का फ़र्क है, और कुछ 66 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर ये फ़र्क जो है वो 40% के लगभग है। और अगर तीनों जो हल्के सूबाई असम्बली के NA 130 के नीचे आते हैं, जैसे NA 170 के 15 पोलिंग स्टेशन है और PP 173 और PP 174 के जो हैं वो हल्के कम्प्लीटली जो है वो NA 130 में फॉल करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में जो शरह है, जो डिफरेंस हो सकता है पोल वोट का बिटवीन सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली, वो 1 से 2% से ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि जिन लोगों को 2 वोट दिए जाते हैं उनके ऊपर 2 बैलेट पेपर दिए जाते हैं, उनके ऊपर लाजिम होता है कि वो बैलेट पेपर इस्तेमाल करें और वो बैलेट पेपर बाहर लेके नहीं जा सकते। और दूसरा जो शख्स जो लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए उसमें जिस तरीके से कटिंग्स देखी कि बट जो बड़ी ऑब्वियस थी, 0 को 8 बना दिया, 0 को 9 बना दिया, 2 को 8 बना दिया, 6 को भी 8, मतलब कि कुछ कटिंग इतनी ऑब्वियस थी। ये किस फोरम पे ये भी चीज़ें चैलेंज होनी चाहिए? नहीं, ये देखिए, ये तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो बने हैं वहाँ पर आएंगे, लेकिन हमने जो ऑडिट किया है, हमने जो बुनियादी फ़र्क नज़र आता है कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में जो टर्न आउट का डिफरेंस है, वो बजाते खुद बहुत बड़ा सबूत है कि या तो वोट सूबाई असम्बली के वोट कम किए गए हैं या कौमी असम्बली के वोट, टोटल जो वोट हैं उनको बढ़ाया गया है। और ज़्यादातर जो शवाहद हमारे सामने उभर कर सामने आ रहे हैं वो यही है कि डॉक्टर यास्मीन साहिबा के वोट जो हैं वो वहीं के वहीं रहे, और जो नवाज शरीफ साहब के वोट हैं, मसलन 219 अगर वोट पड़े हैं नवाज शरीफ साहब को, तो उससे पहले 1 लगा दिया है, वो 1219 हो गए। 1,000 वोटों का जो डिफरेंस है। और इस तरह की जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी अच्छी खासी तादाद है, और उसमें जो मजमूई तौर पर जो डिफरेंस है, जो नवाज शरीफ साहब का जो कौमी असम्बली का टर्न आउट है वो तकरीबन 80% के लगभग आता है। मजमूई तौर पर इन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर कौमी असम्बली का टर्न आउट 80% के लगभग है, और जो सूबाई असम्बली का जो टर्न आउट है इन्हीं पोलिंग स्टेशन पर वो 40% है। यानी कि ये मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान में। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा सबूत है, जिसकी बिना पर मैं तो समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को ज़ाती तौर पर अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम उनकी इज्जत और एहतराम करें, जो कि करना चाहिए, वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको बुलाते खुद मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे ऐसी नशिस्त नहीं चाहिए जिसका रिकॉर्ड खुद चेंज किया गया है। तो हमारा तो यही मुतालबा है। और दूसरा ये है कि हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान को भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सरबराह पतवर बारी साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।